वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं ना, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 में जो रैखिक समीकरण युग्म हल किए थे वो ग्राफीय विधि से हल किए थे, और इस एक्सरसाइज में हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हम क्या काम करेंगे, हमारे पास जो दो समीकरण दिए हुए हैं तो किसी एक समीकरण के किसी एक चर का मान हम दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और इस प्रकार हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर किसी एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है, इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान विधि है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिए हुए हैं ना, हम उन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x धन y बराबर कितना, 14। ठीक है, इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, और दूसरे समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये जो दो समीकरण है, तो दो समीकरण में से हम किसी भी एक समीकरण को लेंगे और उसमें से किसी एक चर का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो चलिए मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 ले लेती हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि समीकरण नंबर 2 लेना है, आप एक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ है x ऋण y बराबर कितना, 4। ठीक है, तो किसी एक चर का मान निकालना है, इसका मतलब बाकी के पदों का हमें क्या करना होगा, पक्षांतर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, और ये ऋण के y है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, धन के y। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, किसी भी एक समीकरण का, जरूरी नहीं कि पहला समीकरण हो या दूसरा समीकरण। ठीक है, इन दोनों समीकरणों में से हम किसी एक चर का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे, मतलब हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है ना, तो हम क्या काम करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, यदि हम x का मान समीकरण 1 से निकालते तो फिर इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं ना, तो आप क्या काम करेंगे कि जिस समीकरण से आपने x का मान निकाला है उसको छोड़कर जो दूसरा समीकरण बचा है उसमें इस x के मान को रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो मैं इस मान को अब किस में रखूंगी, समीकरण 1 में रखूंगी। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इसका मतलब हम x के मान को समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसीलिए ये विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, x धन y बराबर कितना है, 14। ठीक है, अब x की जगह हम क्या रख देंगे, इस पूरे मान को। ठीक है, जो कि है कितना, 4 धन y। ठीक है, धन यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना, 14। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है भाई, 4। ठीक है, और y जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2y बराबर कितना, 14। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, पक्षांतर करके हमें y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y और 4 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो ये हो गया 14 माइनस के 4। ठीक है, ये हो गया 2y, 14 में से 4 मतलब 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ से ही कैंसिल कर सकते हैं, मैं यहीं से कर देती हूँ, 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। ठीक है, तो y का कितना मान आया, 5। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर जो y का मान आया है ना, इस y के मान को हमें या तो समीकरण नंबर 1 में रखना है या तो समीकरण नंबर 2 में रखना है, या फिर हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, चाहे तो हम इसे समीकरण नंबर 3
नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से सुनिए, है ना, यहाँ पर जो y का मान आया है इसे हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए किसी में भी रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख देती हूँ y का मान। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, ठीक है, धन y की जगह हम रख देंगे क्या 5, बराबर में कितना है 14। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x तो इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये 14, ठीक है, और 5 का हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो ये क्या हो जाएगा ऋण के 5, ठीक है ना। तो x का मान कितना आया, 14 में से हम 5 घटाएंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार x का मान कितना आया 9 और y का मान कितना आया 5। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, x बराबर आया 9 और y का मान कितना आया 5, और यही क्या है रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, मतलब x और y के मान। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर x और y के जो मान आए हैं ना, ये सही आए हैं कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या काम करेंगे, ये x और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख के देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले समीकरण में रखा। ठीक है, तो x का मान है 9, y का मान कितना है 5। ठीक है, 9 और 5 कितना होता है 14। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड कितना आया है 14, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के है बराबर। इसका मतलब हमने जो मान निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है, जहाँ पर हमें ये 2 समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण का नाम हम दे देंगे क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं s ऋण t बराबर कितना 3, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दूसरे समीकरण को ना हमें थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है s बटे कितना 3 धन t बटे कितना 2, ठीक है, बराबर कितना 6। ठीक है, तो चलिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का गुणा हो जाएगा s में, तो ये हो जाएगा 2s धन 3 का गुणा हो जाएगा t में, तो ये हो जाएगा 3t। ठीक है, बटे यहाँ पर 3 और 2 का भी आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब चलिए इसे भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंश में हो जाएगा 2s धन 3t बराबर 6 का 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इस प्रकार सेकंड समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमें, 2s धन 3t बराबर कितना 36। अब आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, तो जरूरी नहीं कि पहले ही समीकरण से निकालें, दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले समीकरण से निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 से s माइनस क्या है t बराबर कितना है 3। ठीक है, तो देखिए s को हम इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पर 3 और ये ऋण के t का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा धन के t। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस s के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने s का मान समीकरण 1 से निकाला है ना, तो अब हमारे पास जो s का मान आया है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए s का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है ये, ठीक है, तो चलिए रख देते हैं, ये हो गया 2। ठीक है, s का मान हम s की जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 धन कितना t। ठीक है, धन ये हो जाएगा 3t बराबर कितना 36। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 3 का गुणा हो जाएगा तो 2 तिया 6 धन
2 से t का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है। धन यहाँ पर कितना है 3t बराबर कितना 36, ठीक है ना। अब चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t और 3t जुड़ के कितने हो जाएंगे 5t बराबर ये हो गया 36, और ये 6 का इधर क्या हो जाएगा पक्षांतर, ठीक है। तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 5t, ठीक है, बराबर 36 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 30, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के होता है 30। तो देखिए यहाँ से t का मान कितना आ गया 6, है ना। तो हमारे पास एक चर का मान आ चुका है, ठीक है, जो कि कितना आया है 6। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो मान आया है हमारे पास t बराबर 6, इसे हम या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, या तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, या तो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी भी समीकरण में जो आपको सरल लगे, ठीक है, उसमें रखकर s का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मैं समीकरण 3 में t का मान रख देती हूँ, ठीक है। समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है भाई, s बराबर 3 धन कितना है t, ठीक है। तो यहाँ से देखिए s बराबर ये हो गया 3 धन t का मान कितना है 6, तो रख दिया 6, ठीक है। तो s का मान कितना आ गया 3 और 6 होता है 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों चर के मान आ चुके हैं, t बराबर 6 और s बराबर 9। तो चलिए हम लिख देते हैं t बराबर 6 और s बराबर 9 हमारा क्या है आंसर है, मतलब दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब यदि आपको आपका आंसर चेक करना है कि सही है या गलत, ठीक है, तो आप इन मानों को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर देख सकते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए हम समीकरण 1 में रखकर देख लेते हैं। s का मान कितना है 9, तो यहाँ रख देंगे 9, और यहाँ पर t का मान हो जाएगा 6, ठीक है। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, और राइट हैंड साइड में भी कितना है 3, मतलब 3 बराबर 3 आ चुका है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलिए हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण दिया हुआ है उसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x ऋण के y बराबर कितना 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 9x ऋण 3y बराबर कितना 9। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वही करना है, ठीक है। किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा 3x ऋण y बराबर कितना 3। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, इस ऋण y को इधर पहुंचा देंगे, मतलब ऋण y का पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, ठीक है, 3 इधर ले आते हैं तो ये हो गया ऋण के 3 बराबर y का पक्षांतर किया तो ये हो गया y, ठीक है। अब देखिए या करके हम इसको पलट कर लिख देते हैं, ठीक है। तो या y बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 3x ऋण 3। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 का, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 से y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला है ना, ठीक है। इसलिए हम y का मान अब किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो चलिए रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख लेते हैं जो कि है 9x या 9x ऋण 3y बराबर कितना 9, ठीक है। तो चलिए अब हम y का मान रखेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है। ऋण 3 y की जगह हम रख देंगे क्या 3x ऋण 3, ठीक है। तो रख दिया 3x ऋण के 3
बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है, ऋण 3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 3 तिया होता है 9, और ये x है तो x लिख दिया। ठीक है, ऋण ऋण का हो जाएगा धन, ठीक है, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ से देखिए ये धन के 9x और ये ऋण के 9x, मतलब धनात्मक 9x और ऋणात्मक 9x क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा अब 9 बराबर कितना 9। तो देखिए हमें यहाँ पर दो चर दिए गए हैं x और y, ठीक है, तो हमें x और y में से किसी एक चर का मान निकालना था, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चर वाला पद है वो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बस हमारे पास क्या बचा है अब 9 बराबर 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो समीकरण है ये एक्चुअल में एक ही समीकरण है। ठीक है, यदि हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें तो हमारा समीकरण यही बन जाएगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर कहने मात्र को 2 समीकरण हैं जो हमें दिए हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक ही समीकरण है। देखिए है ना, मैं यहाँ पर बता देती हूँ 9x ऋण 3y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है। ठीक है, 9x ऋण 3y बराबर कितना 9। यदि हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल लें 3, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 3x, यहाँ से y, ठीक है, बराबर यहाँ क्या बचेगा 9। तो देखिए 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो समीकरण क्या है हमारे पास 3x ऋण y बराबर कितना 3। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार की सिचुएशन जब भी होती है ना, तो इस प्रकार की सिचुएशन में हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, है ना। जब भी हम ग्राफ बनाएं तो हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, संपाती रेखाएं। और जब संपाती रेखाएं प्राप्त होती है तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। चाहे तो हम संपाती रेखाएं वाली कंडीशन लगा करके भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2। इस कंडीशन में क्या होता है कि संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं और दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 3 बटे कितना 9, है ना, 3 बटे हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये b1 बटे b2 का मान है तो ये बराबर ऋण 1 बटे कितना हो जाएगा ऋण के 3। ठीक है, बराबर यहाँ पर 3 बटे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हम क्या देख पा रहे हैं, तीनों ही जगह मतलब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 आपस में बराबर हैं। ठीक है, और मान कितना आया है 1 बटे 3, 1 बटे 3 और 1 बटे 3। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहने मात्र को 2 समीकरण है। ठीक है, मतलब जब हमने सेकंड समीकरण को सरल किया तो ये पहला ही समीकरण बन गया है। अब दोनों समीकरण एक ही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही समीकरण दे रखा है और एक ही समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 9 बराबर 9 मतलब इस प्रकार की कंडीशन आई है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, इतना सब भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक कर देना है। इसके बाद हम लिख देंगे कि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, उसके बाद ये वाली लाइन लिख देना है। ठीक है, और मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे तो हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं खत्म होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम 4th पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4th पार्ट में हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, दशमलव देख के या पॉइंट देख के डरना नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम
समीकरण 1 और समीकरण 2 को सरल कर लेते हैं, मतलब इससे पहले जो हमने समीकरण सॉल्व करे ना वैसे बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और अभी भी आसान ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला समीकरण लिख लेते हैं जो कि है 0.2x धन 0.3y बराबर कितना 1.3। तो चलिए इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ अंश से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 1, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो लगा दिया 0, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2x बटे 10, ठीक है। कुछ नहीं किया, पॉइंट का 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो इस एक संख्या का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। धन यहाँ पर सेम हो जाएगा, ये लिख दिया 3y, ठीक है, बटे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 1 लग जाएगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो लगा दिया 0, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी लिख दिया 13, ठीक है। पॉइंट का 1 लगा दिया और पॉइंट के बाद एक अंक है तो लगा दिया 0, ठीक है ना। अब देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर इस पक्ष में एलसीएम कितना आने वाला है 10, तो ऊपर हम लिख देते हैं 2x धन के 3y बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना 13 बटे 10, ठीक है। अब चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x धन के 3y, ठीक है, बराबर 10 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 गुणा 10 बटे कितना 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण क्या आया हमारे पास 2x धन 3y बराबर कितना 13। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसे इतना भी लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे लाया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। हम यहाँ से भी 10 और 10 को डायरेक्ट काट कर ये इक्वेशन ला सकते थे, लेकिन मैंने कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर ये चीज़ भी बता दी, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार हम सेकेंड समीकरण भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 10। अब मैं नहीं बताऊंगी कि 10 कैसे आया, आगे हो जाएगा धन, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5y, ठीक है, और ये हो जाएगा 10। कुछ नहीं कर रहे हैं, पॉइंट हटा के पॉइंट का 1 और एक संख्या है तो एक संख्या का हम 0 लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 23 बाई कितना 10 या बटे कितना 10, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x धन के 5y, एलसीएम तो दोनों ही जगह 10 है तो 10 आने वाला है, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 23 बटे 10। अब मैं 10 को यहाँ से ही कैंसिल कर दे रही हूँ। यदि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर में समान संख्या होती है तो डायरेक्ट ही कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सेकंड समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ 4x धन 5y बराबर कितना 23। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखिए अब हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे प्राप्त हो गए, ठीक है। तो अब बहुत ही ज़्यादा आसान है, हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मैं समीकरण नंबर 1 से निकाल लेती हूँ। समीकरण 1 है 2x धन 3y बराबर कितना 13, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, अब x का मान निकालना है तो ये 3y का पक्षांतर हो जाएगा तो 13 ऋण कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 13 माइनस के कितना 3y और ये 2 का पक्षांतर होके कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए इस x का मान अब हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि इस x का मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है, ठीक है। इसलिए इसका मान हमें अब किस पे रखना होगा समीकरण नंबर 2 में। तो चलिए रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 4x, ठीक है। तो ये हो गया 4x की जगह हम ये पूरी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, जो कि है कितना 13 ऋण 3y बटे कितना 2, ठीक है। और ये हो जाएगा धन 5y, देख पा रहे होंगे, बराबर कितना 23 या 23। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है।
13 दूनी होता है कितना 26, ठीक है। अब इस 2 का गुणा 13 में भी होगा और ऋण 3y में भी होगा, तो चलिए कर देते हैं। 13 दूनी हो गया 26, ठीक है, ऋण है तो ऋण लगा दिया। 3 दूनी क्या हो गए 6y, ठीक है, धन 5y बराबर कितना 23, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है। ऋण धन का क्या होगा ऋण, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो ऋण 6y में से 5y घटाएंगे तो ऋण के क्या बचेंगे y, ठीक है। और यहाँ पर ये 23, ठीक है, और ये 26 का भी पक्षांतर हो जाएगा, तो ये धन 26 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण के 26। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ऋण के y बराबर, तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ऋण धन का क्या होगा ऋण, ठीक है, 26 में से हम 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, तो यहाँ पर लग जाएगा ऋण। ऋण से ऋण क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y का मान कितना आया 3। तो देखिए हमारे पास y का मान आ चुका है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अब हमें क्या करना होता है, इस y के मान को, या मैं कह दूँ जिस भी चर का हमने मान निकाला है उसे या तो हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, या समीकरण नंबर 2 में रख दें, या फिर समीकरण नंबर 3 में रख दें, तो बहुत ही आसानी से हमारे पास दूसरे चर का भी मान आ जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं रख देती हूँ समीकरण नंबर 1 में मान, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं हम मान, जो कि है कितना 2x, ठीक है, धन 3y, तो y की जगह हम रख देंगे क्या 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3, ठीक है, बराबर कितना 13। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, धन 3 तिया होता है 9, बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 13, और 9 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 9, ठीक है। यहाँ से हो गया 2x, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ गया x का मान 2, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि x का मान कितना आया है 2 और y का मान कितना आया है 3, और यही क्या है हमारा आंसर। चाहो तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो x का मान 2 आया है तो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, और y का मान 3 आया है तो 3 तिया 9, 9 और 4 होते हैं 13, ठीक है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम 5th पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5th पार्ट ये है, ठीक है, इसमें हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। अंडर रूट देख के डरना नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण दे रखा है उसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे नाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 या वर्गमूल 2x, ठीक है, धन वर्गमूल 3y बराबर कितना 0। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 8y बराबर कितना 0, और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम समीकरण 1 या 2 में से किसी एक समीकरण को लेकर किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इस बार हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 8y बराबर कितना 0। तो देखिए हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 3x को हम इधर ही रहने देते हैं, और यहाँ से हो जाएगा 0 धन वर्गमूल 8y का हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल 8 और ये y, ठीक है। ऋण के थे तो ये इधर आके क्या हो गया धन के वर्गमूल 8y, ठीक है ना। अब x का मान हमें चाहिए तो x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर इस टर्म का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा वर्गमूल 8y बटे कितना वर्गमूल 3, ठीक है ना। तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब चलिए इस x के मान को हम किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, क्यों, क्योंकि हमने x का मान समीकरण 2 से निकाला है, तो अब इस मान को हमें समीकरण 1 में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं कि x
के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? √2x या वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर कितना है? 0। ठीक है, जैसे ही हम x का मान यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2। ठीक है, और x की जगह हम इतना पूरा मान रख देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 8y बटे कितना? वर्गमूल 3 धन यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3y। ठीक है, इस मान को लिख दिया है बराबर कितना? 0। ठीक है, अब चलिए इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 का अंश में क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो ये हो गया वर्गमूल 16। ठीक है ना, और ये y बटे कितना? वर्गमूल 3। ठीक है, धन ये कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3 और ये y बराबर कितना? 0। ठीक है, कुछ नहीं किया है, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 8 से गुणा किया है। अंडर रूट और अंडर रूट वाली संख्याओं का आपस में क्या हो जाता है? गुणा। 8 दूनी कितना हो गया? 16। y तो पहले से था ही तो y लिख दिया, बटे में वर्गमूल 3 था तो वर्गमूल 3 लिख दिया, और बाकी के पद हमने जैसे के वैसे लिख दिए। अब आगे देखिए, यदि हमें यहाँ से मतलब हर से वर्गमूल 3 को हटाना है ना, तो सबसे आसान तरीका है कि हम अंश में मतलब सभी जगह क्या कर दें? वर्गमूल 3 का गुणा कर दें। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्गमूल 3 का गुणा करने पर, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और हर में क्या आ जाए? वर्गमूल। ठीक है, तो हर से वर्गमूल को हटाना बहुत जरूरी होता है ना। या तो आप परिमेयकरण करके हटा दें या फिर ये तरीके से हटा दें। वैसे ये तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, हर में कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, या होता भी है तो उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब हम वर्गमूल 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी वर्गमूल 3 का गुणा होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो गया वर्गमूल 3। ठीक है, और ये वर्गमूल 16 और ये हो गया y। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3। ठीक है, धन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 इंटू कितना? वर्गमूल 3। ऑलरेडी यहाँ वर्गमूल 3 है और वर्गमूल 3 का हमने गुणा किया है, इसलिए वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, और ये हो गया y बराबर 0 इंटू कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर वर्गमूल 16 का मान कितना आता है? 4, तो लिख दिया 4। यहाँ हो गया y धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3y। ठीक है ना, जैसे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 का मान कितना होता है? 2, वैसे ही वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का हमने गुणा किया तो कितना आया? 3। ठीक है, इससे देखिए ये इस प्रकार से हो जाता है, तो वर्ग से ये वर्गमूल कट जाता है इसलिए 2 आता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखिए हम 0 से वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या का गुणा करें तो मान कितना आता है? 0। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4y और 3y जुड़कर कितने हो जाएंगे? 7y बराबर कितना? 0। ठीक है, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 0/7। ठीक है, इसका मतलब y का मान कितना आया? 0, क्योंकि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो मान कितना आता है? 0। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारे पास एक चर का मान कितना आ गया? 0, मतलब y बराबर कितना आ गया? 0। अब हम क्या काम करेंगे कि इस y के मान को या तो समीकरण नंबर 1 में, या तो समीकरण नंबर 2 में, या तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। मैं समीकरण नंबर 3 में मान रख देती हूँ। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, जरूरी नहीं कि समीकरण नंबर 3 में रखें, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ठीक है, वर्गमूल 8 है ना,
इंटू वाई की जगह हम रख देंगे 0 और बटे में कितना आ जाएगा वर्गमूल 3। तो बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से हम वर्गमूल 8 का गुणा करेंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, बटे में कितना आ जाएगा वर्गमूल 3। और अभी अभी मैंने बताया कि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें, जैसे यहाँ पर 7 का दिया था तो 0 आया, अब वर्गमूल 3 का भी भाग देंगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब x का भी मान कितना आया 0 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो हमारे पास x बराबर कितना आया 0 और y बराबर भी कितना आया 0 और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वर्गमूल लगा है तो क्वेश्चन कठिन होगा या टफ होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान ये क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। ठीक है, इसमें हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इन समीकरणों को पहले सरल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला समीकरण हम लिख लेते हैं जो कि है 3x बटे 2, ठीक है, ऋण 5y बटे कितना 3 बराबर कितना ऋण के 2। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 का गुणा इस पद में हो जाएगा, 2 का गुणा इस पद में हो जाएगा और इन दोनों पदों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x, ठीक है, ऋण 2 का गुणा इस पद में होगा तो 5 दूनी 10y, ठीक है, बटे हर का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना है ऋण के 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x ऋण 10y, अब 6 का गुणा ऋण 2 में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, ऋण के 12। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब चलिए सेकंड समीकरण को भी हम सरल कर लेते हैं। तो सेकंड समीकरण क्या है, x बटे कितना 3, ठीक है, धन y बटे कितना 2 बराबर कितना है 13 बटे 6। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का गुणा x में हो जाएगा तो ये हो गया 2x, 3 का गुणा y से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं तो ये दोनों पद का भी आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 बराबर ये हो गया 13 बटे कितना 6। ठीक है, अब 6 का भी पक्षांतर हो जाएगा और यदि आपको पक्षांतर नहीं भी करना है ना, तो बराबर के इस तरफ उस तरफ जब हर में समान संख्याएं होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं कैंसिल हो जाती हैं। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 13 गुणा यहाँ पर 6 बटे कितना 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ गया 2x धन के 3y बराबर कितना 13 और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब दोनों समीकरणों को सरल करने के बाद सेम प्रोसेस रहेगी जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो हम किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मैं ले लेती हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है 2x धन 3y बराबर कितना 13। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 13 ऋण इस पद का पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण के 3y। अब x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 3y और बटे में कितना हो जाएगा 2। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमने x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो अब इस मान को हमें किस में रखना होगा समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9, x की जगह हम ये पूरा मान रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 ऋण के क्या 3y बटे कितना 2। ठीक है, और
ये हो जाएगा ऋण 10 और y बराबर कितना, ऋण के 12। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 का गुणा हम 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 नम्मा 117। ठीक है, और ये ऋण 9 का गुणा ऋण 3y से भी होगा तो 9 तिया होता है 27। ठीक है, ऋण के 27 और ये हो गया y बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, बटे में 2 है ना तो 2 लिख दिया। ठीक है, ऋण यहाँ से हो जाएगा 10y बराबर कितना, ऋण के 12। अब देखिए बटे में कितना है 2। ठीक है, तो हम इसे एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि यदि बटे में कोई संख्या आ रही है ना तो उसी संख्या का हम अंश में दोनों पक्षों में क्या करते हैं, गुणा, तो वो ऑटोमेटिक ही संख्या क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए मैं कर देती हूँ। 2 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, ठीक है, जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा ये 117 ऋण 27y और ये बटे में कितना है 2। ठीक है, ऋण यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 10y। ठीक है, बराबर 2 गुणा ऋण के 12। ठीक है, 2 का गुणा किया है तो 2 का गुणा इस पद में भी हुआ है, मतलब अंश में तीनों जगह हुआ है, दोनों पक्षों का मतलब तीनों जगह पर। ठीक है, यहाँ पर भी कर दिया है 2 का गुणा, यहाँ पर भी कर दिया है और यहाँ पर भी कर दिया है। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, 117 ऋण 27y। ठीक है, ऋण 10 दूनी कितना होता है 20y। ठीक है, और ये बराबर में 12 दूनी होता है ऋण के 24। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर y y वाले पद क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऋण ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो दोनों पदों को जोड़ देते हैं और 117 का हम इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा, ऋण के 47y। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऋण के 24। ठीक है, और ये धनात्मक 117 का पक्षांतर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ऋण के 117। ठीक है, चलिए इसे हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ऋण के 47y। ठीक है, ऋण 47y बराबर ऋण के 24 और 117 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 141। ऋण के 24 और ऋण के 117 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, इसलिए कितना आ गया, ऋण के 141। अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर ऋण 141 बटे कितना, ऋण के 47। ठीक है, ऋण 47 का हमने पक्षांतर कर दिया है तो ये क्या आ गया, बटे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा और 47 से हम 141 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार कटेगा। ठीक है, तो y का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसानी से हमारे पास एक चर का मान आ चुका है। अब इसे हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, मतलब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में से किसी भी एक समीकरण में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मैं समीकरण 3 में मान रख देती हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर, ठीक है, 13 माइनस 3 और ये y की जगह हम रख देते हैं 3। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 ऋण 3 तिया कितना होता है 9 बटे कितना 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा बटे कितना 2। इसे कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आया, 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया 2 और y का कितना मान आया, 3, है ना। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट भी आसान था। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप इसे एक बार खुद से करके देख लेंगे तो बहुत ही आसान आप लोगों को लगेगा। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।